हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में करंट की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के मैं आया हूं, जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपके लिए हो सकती है। न्यूज़ तो बहुत ही कॉमन सी है, पर क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए मैं उस न्यूज़ को यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। आपने क्या इस मंदिर का नाम सुना है? इसका नाम है मुप्पथम्मन मंदिर। अभी हाल ही में ये मंदिर काफ़ी चर्चा में हो गया है, और चर्चा में इसलिए हो गया है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस माही। इस फिल्म को रिलीज होना है। ये फिल्म 31 तारीख से 31 मई से आ जाएगी आपके सिनेमाघर में। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि इस फिल्म के लिए दुआ करने के लिए जो इसकी जो कह सकते हैं कि हीरोइन है, वो अभी हाल ही में विजिट करने गई थी इस मंदिर में, और ये मंदिर है मुप्पथम्मन मंदिर। तो जाह्नवी कपूर जी जो है वो यहाँ पर अभी विजिट करने गई थी, और आप देख सकते हैं कि अभी ये न्यूज़ में था, जाह्नवी कपूर विजिट्स हर ममाज मोस्ट फेवरेट प्लेस इन चेन्नई। तो इनकी जो माता जी थी श्रीदेवी, उनकी आपको मालूम है कि मृत्यु हो गई। उनका ये बहुत फेमस प्लेस हुआ करता था, तो वो उन्हीं के फेमस टेम्पल में उनकी मान्यता, इनकी माता जी की मान्यता जिस फेमस टेम्पल में थी, उसी फेमस टेम्पल में इन्होंने भी दर्शन किए हैं। तो ऐसे में ये जो मंदिर है ये आपके लिए अब काम का हो गया है, क्योंकि पिछले विगत कुछ वर्षों में आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन बढ़ रहे हैं, और आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में अगर आप प्रीलिम्स का पेपर उठा करके देखेंगे अगर वर्ष 2023 का, तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस में से कई ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो प्लेस बेस्ड हैं, यानी लोकेशन बेस्ड हैं, और उनमें रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूछा गया है कई जगहों पर। जैसे जैन जो है महायान शाखा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ जो है वो तमिल के साहित्य से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये चल रहा है। अच्छा, 2023 से लेकर के अभी तक की अगर हम बात करें तो कई सारे साउथ के टेम्पल्स हैं जिनको पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से आप देखेंगे न्यूज़ में लगातार वो चर्चा में रहे हैं। जैसे पिछले साल 2023 में आप देखोगे तो पिछले साल 2023 में साउथ में, दक्षिण भारत में होयसल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो हैं, या होयसल मंदिर जो समूह हैं, होयसलेश्वर मंदिर हैं, केशव चेन्ना जो मंदिर हैं, ये सब टेम्पल जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो ऐसे कई सारे निकट के क्वेश्चंस मंदिर से बनते हुए देखने को मिलते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर पिछले साल काफी ज्यादा चर्चा में रहा था G20 सम्मेलन की वजह से, तो उसमें कोणार्क चक्र जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा था, तो वहां से भी क्वेश्चंस आने की संभावना दिखती है। सो इसी में एक पॉइंट आपका ऐड और हो जाता है कि दक्षिण में चोल जो राजवंश है, चोल राजवंश की जो मूर्ति कला है, उसमें जो नटराज मूर्ति कला है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रही। वो भी G20 में काफ़ी फेमस आपने देखा होगा कि जो भारत मंडपम बनाया गया था, उस भारत मंडपम में बाहर की ओर बहुत बड़ी सी विशाल मूर्ति जो एस्टैब्लिश की गई थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के मंदिर आपको भले ही न्यूज़ कुछ भी हो, न्यूज़ तो आपके यूपीएससी के काम की तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन उससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो मंदिर है, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है, अब मान लेते हैं कि यहीं पर ये क्वेश्चन ही बन जाए कि भाई ये फला मंदिर अभी हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी मंदिर निर्माण शैली किस प्रकार की है, इसके बिलीव्स किस प्रकार के हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है हो सकता है कि बनने की संभावना रखें। तो सबसे पहले तो ये मुप्पथम्मन मंदिर जो है ये कहाँ पर है, अगर हम इसकी बात करें तो मुप्पथम्मन मंदिर जो है ये चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई। ठीक, ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा चेन्नई। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, न्यूज़ में भी आपको ये चीज़ मिलती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो स्किप हो जाती हैं हमसे, बट हमको स्किप नहीं करनी है, ये हमें लेकर के आना है। ठीक है, तो चेन्नई में मंदिर है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये एक शक्ति मंदिर है। शक्ति मंदिर का मतलब ये हो गया, देखिए हम लोग के जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं उसमें 2-3 तरीके की चीज़ें हैं। देखिए, या तो हम वेदों में विश्वास करते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं। तो हम जब वेदों में विश्वास करते हैं तो हम आस्तिक कहलाते हैं, और फिर इसकी बहुत सारी शाखाएं हमको देखने को मिलती हैं। जैसे देवी देवताओं के आधार पर इसके उपवर्ग हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कोई शिव का उपासक होता है तो हम उसे शैव बोलते हैं। कोई विष्णु और विष्णु परिवार से संबंधित, या शिव परिवार से संबंधित जो उपासक हैं वो शैव कहलाएंगे।
विष्णु या विष्णु परिवार से संबंधित जो हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे शक्ति से संबंधित जो होते हैं उनको शाक्त कहा जाता है। अब शक्ति में देवियों के नाम आते हैं, जैसे दुर्गा जी हैं, ठीक है, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, काली या महाकाली, इस तरीके के जो नाम आते हैं ये शक्ति में आते हैं। माता स्वरूप में जो शक्ति की उपासना जो होती है वो शाक्त संप्रदाय से आते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी एक प्रकार का शक्ति मंदिर है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मुख्य देवता या यूं कहें कि मुख्य जो देवी हैं या मुख्य जो डायटी हैं वो हैं मुप्पथम्मन, और इसीलिए मंदिर का नाम ही मुप्पथम्मन मंदिर है। आप यहाँ पर मुप्पथम्मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये मूर्ति है जो मंदिर के अंदर स्टैब्लिश है, ठीक है। तो आइए इस मंदिर के कुछ पौराणिक महत्व के ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में ऐसा कहावत कही जाती है कि जिस जगह पर ये मंदिर है पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन नहीं हुआ करती थी, बट धीरे धीरे करके ये नेचुरली फर्टाइल होनी शुरू हुई, यानी कि ये एक उपजाऊ जमीन हो गई। और जब ये उपजाऊ जमीन हुई तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो माता हैं मुप्पतम्मा या मुप्पथम्मा, जिनका नाम है यहाँ पर जैसे मुप्पतम्मा लिख गया है वैसे मुप्पथम्मन आप कह सकते हैं, तो मुप्पथम्मा कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो जो है अरसू और नीम के पेड़ के बीच में एक पौधे के रूप में, एक पेड़ के रूप में प्रकट हुई, यानी दो पेड़ों के बीच में एक पेड़ के रूप में, एक पौधे के रूप में इनका जो है वो प्रकटीकरण देखने को मिलता है। और ये चीज़ हमेशा से हम लोग देखते आए हैं कि हम उर्वरा की देवी के तौर पर पेड़ पौधे वगैरह जो हैं उनको हम सिंबलाइज करते हैं हमेशा। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखिए मातृ देवी मिलती हैं, वहाँ पर भी आपको उर्वरता की देवी के सृजन के चित्र मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो हम कोरिलेट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है कि इसके बीच में एक पेड़ के रूप में मुप्पतम्मा प्रकट होती हैं, फिर वहाँ पर लोग उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। और कुछ समय पश्चात वहाँ के लोगों को यहाँ इसी जगह पर एक मूर्ति मिलती है, कुछ जिनको हम अम्मन की मूर्ति कहते हैं। अम्मन शब्द या अम्मान लिखा है या अम्मन आप लिख सकते हैं, जो भी है, अम्मान या अम्मन एक ही बात है, अम्मान या अम्मन एक ही बात है, ठीक है। तो अम्मन जो शब्द है वो देवियों के लिए या माता शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत ही फेमस एक टेम्पल सुना होगा मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी अम्बकम मंदिर बोलते हैं। तो मीनाक्षी अम्मन, तो वहां पर जो अम्मन शब्द आता है टू बिकम अ मदर, यानी कि मतलब एक माँ को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो ये शब्द भी यहाँ पर यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक देवी माँ की जो है वो मूर्ति है। अब जब देवी माँ की मूर्ति मिली तो वहाँ पर लोगों ने उसको क्या किया कि एक अग्नि के पास में ले जा करके वहाँ पर उसको एस्टैब्लिश कर दिया। फायर को जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत पवित्र माना जाता है, और माना जाता है कि फायर यानी कि अग्नि जो है वो किसी भी चीज़ को पवित्र करती है। तो उस पवित्र स्थान पर जहाँ पर अग्नि जल रही थी वहाँ पर ले जा करके इस मूर्ति को एस्टैब्लिश किया गया और वहाँ पर इसकी पूजा होनी शुरू हुई। तो इस तरीके से ये एक पौराणिक महत्व है इस टेम्पल का, अगर आप देखते हैं तो। दूसरी बात, इसके कुछ बिलीव्स हैं, जैसे मंगलवार और शुक्रवार को मंदिर में अगर आप जाएंगे तो 108 बार अगर आप दर्शन करते हैं तो आपकी जो मिन्नतें हैं वो पूरी होती हैं। सो हो सकता है कि शायद इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जानवी कपूर की जो माता हैं, और जानवी कपूर जो हैं वो यहाँ पर जाती रही हैं या गई हैं अभी हाल ही में। इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर किसी के ऊपर सर्प दोष है, किसी के ऊपर नाग दोष है, तो अगर यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने जाता है तो उसका नाग दोष भी उतर जाता है। तो ये कुछ बिलीफ्स के ऊपर है, ये मान्यताओं के ऊपर है। इस तरीके की मान्यताएं भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, मेरा ऐसा सजेशन है। खैर, हम वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट्स में। गर्भगृह में मुप्पतम्मन बैठी हुई मुद्रा में है या बैठे हुए मुद्रा में है, यानी कि जो मेन जो मूर्ति है वो सिटिंग पोजीशन में है। मुप्पतम्मन की जो मूर्ति है वो सिटिंग पोजीशन में है। तो सिटिंग पोजीशन में है गर्भगृह में। तो यहां पर एक टर्म हमको समझना जरूरी है कि गर्भगृह क्या होता है। देखिए, किसी भी मंदिर में, कोई भी जो मंदिर होता है वो मंदिर किसी एक देवी देवता को समर्पित होता है। एक देवी या देवता को क्या होता है, देवता को समर्पित होता है। और जिस देवी देवता को समर्पित होता है मंदिर, उस देवी देवता का मंदिर में जहां पर स्थान होता है वह गर्भगृह कहलाता है। हालांकि उस मंदिर में उनके अलावा अन्य देवी देवता भी हो सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में उन्हीं का स्थान होगा जिनका वो टेम्पल है। तो इस तरीके से इनकी मूर्ति अगर गर्भगृह में आपको एस्टैब्लिश दिखती है, सो ये टेम्पल जो है वो इन्हीं का कहलाएगा, यानी कि मुप्पथम्मन का ही ये मंदिर कहलाएगा। ठीक है।
गर्भगृह आपको बात समझ में आ गया। गर्भगृह किसी भी प्रकार के टेम्पल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें खास तौर के पुजारी जो हैं वो आते जाते हैं। दर्शन करना सबको अलाउ होता है, लेकिन सभी वहां पर एकदम गर्भगृह के में अंदर जो है वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सबके लिए वो अलाउ नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग प्रकार के रूल रेगुलेशंस होते हैं। खास पुजारी वगैरह जो है वो वहां पर जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल मंदिर के बिलीफ्स बता दिए, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। अब हम बात कर लेंगे कि ये जो मंदिर है साउथ में है, चेन्नई में आपने देखा कि ये मंदिर एस्टैब्लिश है, ठीक है। और इस मंदिर को शायद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप का कुछ मंदिर है, या फिर आप हमारे थंबनेल पे भी देख सकते हैं। बेहद अच्छी तरीके से यहाँ पर इस टेम्पल को बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो आइए इसके आर्किटेक्चर को एक बार समझते हैं, निर्माण शैली को समझते हैं। मंदिर निर्माण की जो शैली है उसको हम समझते हैं। साउथ का ये टेम्पल है, द्रविड़ शैली के मंदिर के तौर पर इसको देखा जा सकता है। इसकी आर्किटेक्चर को देख करके लगता है कि ये द्रविड़ वास्तुकला के अंतर्गत निस्संदेह जो है इसको बनाया गया होगा। तो लगभग द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। द्रविड़ शैली क्या है इसको भी हमें जानना जरूरी है। जब यहां तक बात जा रही तो हमें थोड़ा सा द्रविड़ को भी समझना पड़ेगा। द्रविड़ मंदिर निर्माण की जो शैली है, ये दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली के तौर पर इसको जाना जाता है। इसका जो शुरुआती चरण है वो पल्लव राजवंश से शुरू होता है और आगे बढ़ते हुए ये चोल राजवंश तक, चोल शासकों के समय में और खास तौर से आधुनिक चोल शासकों के समय में ये अपने चरम पर मंदिर निर्माण की शैली रही। मंदिर निर्माण की शैलियों में मंदिर के शिखर के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 डिवीजन होते हैं, 3 अलग अलग डिवीजन्स होते हैं। और ये जो 3 डिवीजन्स होते हैं, इन 3 डिवीजन में आपको जैसे नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, इस 3 हिस्से में इसको डिवाइड किया जाता है। तो मंदिर जो शैली है, मंदिर जो आपको देखने को मिलेंगे पूरे भारत में, जो आपको मंदिर देखने को मिलेंगे वो 3 शैलियों में है। नागर शैली में है, ठीक है, बेसर शैली में है और द्रविड़ शैली में है। 3 शैलियों में आपको एक मंदिर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो टेम्पल्स हैं 3, इनमें से हम द्रविड़ शैली की बात कर रहे हैं। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर हैं। बेसर शैली जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है और जिसको हम कह सकते हैं पठारी, प्रायद्वीपीय पठारी जो हिस्सा है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। और द्रविड़ जो है वो दक्कन की तरफ है। या इसको और ज्यादा अगर हम आपको और ज्यादा स्पष्ट बताने का प्रयास करें तो सपोज दैट ये छोटा सा मैं भारत यहां पर बना देता हूं, ठीक है, इस जगह पर। तो अगर आप ऐसे मान के चलिए कि यहां पर ये सिंधु नदी जा रही है, आप ऐसे मान के चलिए कि ये आपका यहां पर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये हिमालय। तो हिमालय से लेकर के, हिमालय की जो श्रृंखला है यहां से लेकर के मध्य भारत में आप विंध्याचल जो पर्वत देखते हैं, विंध्य पर्वत जो देखते हैं, विंध्य यहां तक की जो रेंज देखते हैं, इसके बीच में आपको यहां पर जो है नागर शैली आपको देखने को मिलेगी। नागर शैली पूरब से पश्चिम, उत्तर से उत्तर तक सब। इसके बाद विंध्य से लेकर के जो आपकी कृष्णा नदी बहती है, यहां पर ये कृष्णा नदी है, सपोज दैट ये कृष्णा नदी है। तो विंध्य से लेकर के कृष्णा के बीच में आपको बेसर शैली के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिणतम जो हिस्सा है, कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है हमारा, कन्याकुमारी तक का जो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ये पोर्शन हमारा द्रविड़ पोर्शन कहलाता है। तो ये द्रविड़ शैली के मंदिर हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऑन मैप अगर आप देख रहे हो तो ये 3 हिस्से तो हमने आपको यहाँ पर बता दिए। इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी शैली की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं द्रविड़ शैली की। तो स्वाभाविक सी बात है ये आपको इसी तरफ देखने को मिलेंगे। इसकी शुरुआत जो है वो पल्लव राजवंश से होती है। पल्लव है, चोर है, चेल है, पांड्य है, होयसल है, ये सब आपको साउथ के, चालुक्य हैं, ये सब आपको साउथ के इंपॉर्टेंट शासक देखने को मिलेंगे जो आपको यहाँ पर शासन करते हुए मुख्य तौर पर दिखाई देते हैं। तो इसमें एक शुरुआती जो विकास है, द्रविड़ शैली का जो शुरुआती विकास है, उसको 3-4 समूहों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक है महेंद्र समूह, दूसरा है नरसिम्हा समूह। तो ये जो नाम है महेंद्र समूह, नरसिम्हा समूह, या फिर आप जो है यहाँ पर राजसिम्हा समूह देखते हैं या नंदीवर्मन समूह देखते हैं, तो ये सारे नाम जो हैं ये पल्लव शासकों के नाम हैं। और पल्लव शासकों के क्रम में जो है धीरे धीरे करके मंदिर डेवलप होने शुरू हुए। अब देखिए, जब मंदिर डेवलपमेंट की बात आती है तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि मंदिर जब विकसित हुए होंगे तो आज की तरह इतने शानदार और भव्य मंदिर जैसे बनते हैं वैसे तो शुरुआत में नहीं बने होंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई चीज शुरू होगी, जब भी कोई चीज अपने इनिशियल स्टेज में होगी, शुरुआती चरण में जब होगी, तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर में ही होगी, बेसिक नीड्स को पूरा कर रही होगी, बेसिक स्ट्रक्चर में होगी। जैसे आप अगर मंदिर निर्माण की बात करते हैं तो गुप्त वंश को याद कीजिए। गुप्त वंश में भी
5 चरणों में मंदिर विकास शैली आपको पढ़ने को मिलती है अगर आपने पढ़ा होगा तो। लेकिन अभी हम गुप्त वंश की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम साउथ में जो मंदिर हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें 5 आपको चरण देखने को मिलते हैं 1 by 1। तो जो पहले चरण का मंदिर आपको गुप्त वंश में देखने को मिलता है उसमें कुछ नहीं है, उसमें जगती तक नहीं है, मतलब बहुत छोटी जगती होती है, बस एक मंदिर बना दिया जाता है स्तंभों के ऊपर, एक प्लेन छत डाल दी जाती है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई शीर्ष नहीं है, शीर्ष के नाम पर केवल एक सपाट छत होती है, कोई विमान या जिसको हम कह सकते हैं कि जो ऊपर उठा हुआ भाग है ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। वैसे ही यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण में जब भी हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में बात आती है वो बड़े बड़े विमानों की आती है। मंदिर के ऊपर जो बड़ा सा उठा हुआ भाग होता है वो विमानों की बात आती है, लेकिन इसमें शुरुआत में विमान नहीं है। जैसे कि आप ये देखिए, ये जो टेम्पल है ये मदांगापट्टू टेम्पल है, और ये मदांगापट्टू टेम्पल जो है ये रॉक कट टेम्पल है, रॉक कट टेम्पल है, यानी कि ये एक प्रकार का जो शैलकृत जो मंदिर होते हैं वो मंदिर है, पहाड़ है, पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों को काट करके बनाया गया, उसी में गुफा, तो गुफा मंदिर है, केव टेम्पल टाइप का एक। आप आसानी से देख भी पा रहे होंगे, ये एक पहाड़ी है, उसके अंदर ये सीढ़ियां बना दी गई है चढ़ने के लिए, और ये फिर उसी में पिलर बना दिए गए और अंदर गुफा की तरह मंदिर है। सो इसमें तो आपको कहीं पर भी इस तरीके का कुछ भी उठा हुआ भाग नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी विमान वाली शैली आपको नहीं देखने को मिली। तो इनिशियल स्टेज यही है इसकी। देन नरसिम्हा समूह के जो मंदिर हैं वो आते हैं, उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन होता है, बट देयर इज अ सिमिलर थिंग इनमें और इनमें, फर्स्ट और सेकंड में, दोनों में, यानी कि नरसिम्हा और महेंद्र समूह की शैली में एक सिमिलरिटी हमको देखने को मिलती है। एंड सिमिलरिटी इज व्हाट दैट कि दोनों ही एक प्रकार से रॉक कट टेम्पल्स हैं, बट इस वाले रॉक कट टेम्पल में थोड़ा से स्वतंत्र स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए हैं। थोड़े एक टेम्पल स्ट्रक्चर जो क्रिएट होना होता है वो टेम्पल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होना शुरू हुआ है इनिशियल स्टेज में। बहुत ऊंचे विमान इसमें भी नहीं है, कुछ मूर्तियां हैं जो स्वतंत्र हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये महाबलीपुरम का रथ मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, ये फ्रंट व्यू दिख रहा है। अगर आप साइड से देखोगे तो जैसे सूर्य मंदिर आपने देखा है, रथ टेम्पल है, वैसे ही ये रथ टेम्पल है। कुछ पशुओं इत्यादि की भी आकृति आपको देखने को मिलती है। तो ये इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, एक तरीके से हम देखें कि अपग्रेडेशन हो रहा है मंदिर का यहाँ पर। इसी में जो दूसरा वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मंदिर अर्जुन की तपस्या नाम से एक मंदिर है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये शैल में ही बना हुआ है, ये पत्थर में ही बना हुआ है। इसके लिए इसको जो है ये जो मंदिर है ये भी महाबलीपुरम में ही है। ये इसको जो है आप गंगा अवतरण के रूप में भी जानते हैं, गंगा अवतरण के रूप में भी इसको नाम दिया जाता है, या इसको हम अर्जुन की तपस्या का नाम भी देते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जैसे कुछ वेल की आकृति का, ये जैसे बड़ी सी वेल हो उस आकृति की ये पहाड़ी आपको देखने को मिल रही है, और उसमें बीच में ये पोर्शन जो है आपको देखने को मिल रहा होगा जैसे गंगा नदी का बहाव हो। तो इस दृष्टिकोण से एक तो इसको बोला जाता है कि ये गंगा अवतरण का सीन है। दूसरा, अगर मैं इसको जूम कर दूं तो यहां पर एक व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो अपने एक पांव पे खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो यहां पर देखिए, ये एक पैर पर खड़े होकर के ये तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये भागीरथ हैं जो कि गंगा को धरती पर लाने के लिए एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। और इन्हीं के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि ये भागीरथ नहीं है बल्कि ये अर्जुन है। महाभारत युद्ध के पहले ये शिव को प्रसन्न करने के लिए एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। उन्हें उनसे शिव जी से कोई दिव्य धनुष जो है वो प्राप्त करना था। तो इन सब बिलीव्स के आधार पर इनको अर्जुन की तपस्या और गंगा अवतरण मंदिर के तौर पर देखा जाता है, जो सेकंड काइंड ऑफ टेम्पल है। और आप देख करके पता लगा रहे हैं कि स्वतंत्र मंदिर नहीं है, ये रॉक कट है, रॉक्स में ही बनाए गए हैं, चट्टान है, उन्हीं में ही इनको नक्काशी जो है वो की गई है। काफी बेहद शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद नरसिम्हा समूह के मंदिर आते हैं, ये भी महाबलीपुरम में आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर तट मंदिर एक देखने को मिलेगा, शोर टेम्पल हम इसे कहते हैं। शोर टेम्पल जो है वो पिछले दो टेम्पल्स की तुलना में काफी अपग्रेडेड है। ये स्वतंत्र मंदिर हैं, पत्थरों के बने हुए, पत्थरों को लेप के माध्यम से जो है वो चुनाई वगैरह करी गई है, रख करके बनाया गया है। तो इसमें भी शैल का ही इस्तेमाल है, पत्थरों का ही इस्तेमाल है। अगर आप देखेंगे जैसे ये आप देख रहे हैं तो इसमें पत्थरों का इस्तेमाल है, लेकिन इसको पहाड़ियों में ही नहीं ढाला गया, पहाड़ियों के पत्थरों से ये बनाया गया है पृथक। तो ये जो शैली है, मंदिर स्ट्रक्चर इसमें आप देख सकते हैं, विमान आना शुरू हो गया है। पिरामिडाकार आप देखेंगे कि इसमें आपको विमान देखने को मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर, चौकोर 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 ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सबसे एडवांस
आपको जो टेम्पल दिखेगा वो बाद में नंदी वर्मन समूह में देखने को मिलेगा। जैसे कांचीपुरम का पेरुमल मंदिर है, ये पेरुमल मंदिर का दृश्य दिख रहा है, इसमें नक्काशी ज्यादा होगी, ये बेहद विशाल है, बृहद है, इसका जो एरिया है, जो मंदिर परिसर है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये आपको 4 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद पल्लव शासकों का जैसे जैसे धीरे धीरे करके पतन होने लगा, फिर आगे चल करके चोल वंश के शासक आए। 9वीं शताब्दी में जब चोलों ने फिर से अपना राज्य रीस्टैब्लिश किया तो फिर मंदिर भी वहां से द्रविड़ शैली में चलना शुरू हो जाता है। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग बताई कि द्रविड़ शैली की इस तरीके से स्टार्टिंग है, डेवलपमेंट के फेज है। पर एक्चुअली द्रविड़ शैली है क्या? द्रविड़ शैली में कुछ उसकी स्पेशलिटीज हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि इनकी स्पेशलिटीज में अगर आप देखो, मंदिर निर्माण की शैली है कि जो मंदिर परिसर होता है, पूरा का पूरा मंदिर परिसर एक बड़ी जटिल दीवार से पैक्ड होता है, यानी कि उससे 4 दीवारी से घिरा हुआ होता है। नागर शैली में ऐसा नहीं होता। नागर शैली में ओपन टेम्पल्स होते हैं। मंदिर जो है वो एक बड़े परिसर में जरूर होगा, फैला होगा, लेकिन वो किसी सोसाइटी, किसी वॉल से जो है वो कवर्ड नहीं होगा, दीवार से जो है उसको नहीं घेरा गया होगा। यहां पर जो मंदिर है वो दीवार से घेरा गया होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, शायद मैं इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आपको शायद दिखाई देगा। जैसे द्रविड़ शैली का जो मंदिर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, द्रविड़ शैली का जो ये एक मंदिर आप देखोगे, इसमें आप देखो ये मंदिर है ये पूरा, और ये दीवार बनी हुई है एक बहुत बड़ी सी, आगे चल करके इसमें एक एंट्रेंस गेट है, ठीक है। तो ये जो मंदिर है, ये पूरा का पूरा मंदिर चारों तरफ से एक दीवार से घिरा होता है। 4 दीवारें इसमें बनी होती है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या देखने को मिलेगी कि इसमें एक विशाल प्रवेश द्वार होता है जिसको हम लोग गोपुरम बोलते हैं, गोपुरम। और गोपुरम बहुत विशाल द्वार होते हैं, बहुत विशाल द्वार होते हैं गोपुरम। और इसमें जो है बहुत गहन नक्काशी, यानी कि घनी नक्काशी की जाती है। देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, इन सबकी यक्षिणियां इत्यादि जो हैं, या दिव्य पशु, सारी चीजों का इसमें जो है मूर्ति के माध्यम से नक्काशी जो है अच्छी सी की जाती है। विमान जो है वो पिरामिडाकार ही बनता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पिरामिडाकार, मतलब इसका जो बेस है वो चौकोर है और ऊपर की ओर कम होता जा रहा है पिरामिड के आकार में। इसके अलावा जो मंदिर का प्रवेश द्वार है उसमें अगर आप देखेंगे तो पिलर्स बने होंगे, 2 बड़े बड़े पिलर्स बने होंगे, और पिलर्स में दोनों तरफ जो है बड़े बड़े यक्ष टाइप के बड़े चेहरे वाले, आप तो कई बार देखोगे कि जैसे कोई राक्षस हो, पर वो राक्षस नहीं है, वो माफ कीजिएगा, वो जो है द्वारपाल हैं, और कभी कभी वो यक्ष की भूमिका में है या कभी कभी किसी दिव्य पुरुष की भूमिका में है। तो वो बड़े बड़े द्वारपालों की भयंकर मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी विशाल विशाल मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, साउथ के टेम्पल्स में, यानी कि द्रविड़ शैली के टेम्पल्स में आपको एक जलकुंड जरूर देखने को मिलेगा। नॉर्थ में आपको अमूमन नहीं देखने को मिलेगा। कुछ टेम्पल्स हैं जिसमें मिलेगा, जैसे उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं, या सोलंकी टेम्पल्स जो हैं, गुजरात की तरफ के जो टेम्पल्स हैं, उसमें वहां पर भी, जैसे मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, वहां पर आपको जलकुंड देखने को मिलेगा, जबकि वो भी नागर शैली का है। तो नागर शैली में अमूमन आपको जलकुंड नहीं देखने को मिलता। उसके विपरीत जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली में आपको जलकुंड जो है जरूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये द्रविड़ शैली की स्पेशलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मंदिर जो होता है, देखिए मंदिर के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे मंदिर में एक गर्भगृह होता है, किसी भी मंदिर में एक गर्भगृह जो है जरूर होगा। जो मेन इंपॉर्टेंट देवी देवता हैं जहां पर वो विराजमान होते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह से जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो गर्भगृह के चारों चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ से आगे आप आएंगे तो एक अनसेड प्लेस होता है जिसको हम लोग अंतराल कहते हैं। अंतराल, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, मतलब इसकी कोई वॉल बाउंड्रीज नहीं होती है, पर इसके आगे जो है अगर आप आएंगे तो यहां पर मंडप बना होता है। इसको हम लोग मंडपम बोलते हैं या मंडप बोलते हैं, ठीक है। अब मंडप जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बड़ा मंडप है तो उसको महामंडप कह दिया जाएगा, महामंडप, या किसी का नाम दे दिया जाएगा, देवी देवता का या किसी महापुरुष का नाम दे दिया जाता है कई बार। छोटा मंडप है तो उसको भी मंडप कह सकते हैं। ऐसे करके कई सारे मंडप होंगे। और ये पूरा का पूरा मंडप जो ये जो मंदिर है ये किसी ऊंचे चबूतरे पर बना होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जगती कहेंगे। तो इसको हम लोग जगती कहते हैं। अब मंदिर में जो ये ऊपर जो इस तरीके से शैली जा रही होती है, इसको हम लोग विमान कहते हैं। विमान के ऊपर यहां पर एक नक्काशी इस तरीके से करी जाती है या एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम लोग आमलक कहते हैं, आमलक कहते हैं। और आमलक के ऊपर जो है फिर वो कलश एस्टैब्लिश किया जाता है, तो ये फिर यहां पर आपका कलश कहलाता है। सो ये 2-3 जो है वो मेन हम कह सकते हैं कि घटक हैं मंदिर के, जो आपको याद रखने चाहिए।
ठीक है, मंदिर निर्माण शैली में ये बेसिक घटक हैं जो आपको यहाँ पर जरूर याद रखने चाहिए। तो आई होप कि आज के इस कह सकते हैं कि करंट के इस टॉपिक के माध्यम से, भले ही करंट की न्यूज़ कुछ और थी, लेकिन आज हमने मुप्पुथम्मन मंदिर के दर्शन भी कर लिए और इसी बहाने हमने आपको यहाँ पर जो मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली है उसके बारे में भी आपको बता दिया। जाते जाते एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे देना चाहता हूं। अभी कोई भी क्लास मिस मत करिए, ध्यान से सुन लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। 28 तारीख से बैच, यानी आज से बैच शुरू होने वाला था, आज से बैच शुरू हो रहा है और इस बैच में एडमिशन के लिए प्राइस जो है आपको लकीली जो है आप देख सकते हैं कि मई धमाका ऑफर जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है, लकीली आज ही। तो अभी तक ये बैच आप लोगों को 27,999 का मिल रहा था, बट अगर अगर आप एडमिशन लेते हैं और यूज करते हैं मेरा कोड विरद लाइव कोड, तो कहीं डायरी में नोट कर लो, अपने नोट्स बनाते हो उसके ऊपर लिखते हो ना, जहां पर अपने इष्ट देव का नाम वहां लिख दो विरद लाइव, वहां पर उनके पहले नहीं, ठीक है। तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर लीजिए और उससे आपको ये बैच 25,999 में मात्र मिल जाएगा। बैच नंबर 9 2025 के लिए बेसिकली टारगेटेड बैच है, P2I बैच है। प्रीलिम्स की इसमें अलग से तैयारी होगी। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के पश्चात आपको इसमें हम यहाँ पर आपको रहना खाना सारा चीज़ फ्री में देंगे मेंस की प्रिपरेशन के लिए। मेंस के बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने आएंगे तो वहाँ पर हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम देंगे, सब कुछ चीज़ें इसमें मिलेंगी। 18 किताबों का आपको इसमें सेट दिया जाएगा, 18 किताबों का इसमें आपको सेट होगा। NCERT के कोर्स अवेलेबल होंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल गेट देयर। केवल इसमें ऑप्शनल मौजूद नहीं है, ऑप्शनल के लिए भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके अलग से ऑप्शनल परचेज कर सकते हैं, या जब आप इसी को परचेज कर रहे हो तो एड ऑन का ऑप्शन आता है, अगर आप उसमें एड ऑन करके परचेज करेंगे तो अगर अलग से जो आप ऑप्शनल परचेज कर रहे हैं और एड ऑन में यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, दोनों में तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपए का अंतर होगा। अगर आपने ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है तो मेरा सजेशन ये है कि इस बैच को लेते समय ही एड ऑन कर लीजिए ऑप्शनल। अदरवाइज अगर आप बाद में लेना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं। और जिन लोगों ने 2024 का पेपर दिया है और वो ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल के अवेलेबल हैं हमारे पास में बैचेस। ऑप्शनल के बैचेस में आपको हिंदी साहित्य देखने को मिल जाएगा, भूगोल देखने को मिल जाएगा, इतिहास देखने को मिल जाएगा और PSIR, ये 4 इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं अब। तो जरूर जो है जुड़िएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF पाने के लिए तुरंत हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, virad.dubey टेलीग्राम में सर्च करिए। इंस्टाग्राम में भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप virad.dubey के नाम से इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, या फिर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर सेंड कर दीजिए, मैं या मेरी टीम आपको संपर्क कर लेगी। ये हमारा ईमेल एड्रेस है। कैसा लगा आपको ये लेक्चर ज़रूर मुझे बताइएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करिएगा। बने रहिएगा स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।